10,000, 15,000, 20,000 के, उनके अंदर तो आपको काफी कमाल का इनोवेशन, काफी कमाल के चीजें हैं। लेकिन कभी सोचा है 10,000 के नीचे के फोन, 7,000, 8,000 रुपए के फोन या 5,000 रुपए के फोन, यार ये फोन आज भी वही के वही रह गए जहां पे आज से 5 साल पहले हुआ करते थे। ना तो आज इनमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, ना ही इनके अंदर आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ पे बैटरी लाइफ भी कोई खास देखने को नहीं मिलती, ना ही फास्ट चार्जिंग, और कैमरा के नाम पे आज भी सिंगल कैमरा का यूज करते हैं और क्वालिटी भी कोई खास नहीं होती। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो कई बार पुराना वर्जन मिलता है एंड्रॉइड का, और यहाँ तक कि जो ब्लोटवेयर होते हैं वो भी भर भर के देखने को मिलते हैं। और काफी सारे 5-6 हजार के ऐसे फोन है जो आज भी देखा तो एंड्रॉइड गो पे चलते हैं, जो बेसिकली एक लाइट वर्जन है यहाँ पे एंड्रॉइड का। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा हुआ क्यों? मतलब कि 5-6 हजार रुपए के फोन में कभी वो इनोवेशन आ ही नहीं पाया, लेकिन 10,000, 15,000 के फोन पहले से ज्यादा बेटर होते चले गए। क्योंकि आज के समय बात करें तो 15,000, 20,000 में बात करें तो आपको काफी चीजें देखने को मिल जाती है। कैमरास काफी अच्छे, फास्ट चार्जिंग है, आपको यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है ना, काफी सही चीज। इवन 10-15 हजार रुपए के फोन में भी 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल हो गई है। और जैसे ही आप 25-30 हजार की रेंज में जाते हैं तो आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि 25-30 हजार में आप एक ऐसा फोन ले सकते हैं जो आपकी सारी जरूरत यहाँ पे पूरी कर दे, और आपको 60, 70, 80 हजार या लाख रुपए का मोबाइल फोन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े। देखो आज से 5 साल पहले क्या था कि मोबाइल फोन बना पाना कंपनी के लिए सस्ता पड़ता था। कंपनी बहुत ही कम खर्च में बहुत अच्छा फोन बना सकती थी। तो 2016 या 17 का दौर याद होगा तो आपको 6,000 रुपए में रेडमी के भी काफी अच्छे फोन मिल जाते थे। आज से 10 साल पहले जब रेडमी ने अपना रेडमी 1S निकाला था तो वो स्नैपड्रैगन 400 चिपसेट के ऊपर आ गया था, और उस जमाने में 10,000 में काफी बढ़िया चीजें थी। लेकिन फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ती चली गई, इन्फ्लेशन हाई होती चली गई, ऊपर से मोबाइल फोन को बना पाना महंगा पड़ गया। यहाँ तक कि मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्राइसेस भी हाइक कर गए। यहाँ तक कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो और ज्यादा बड़ा होता चला गया, जिस कारण से कंपनी के लिए एक मोबाइल फोन एग्जैक्टली में सस्ते रेट में बना पाना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि कंपनी अगर चाहे तो सस्ते रेट में बना सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पे बेच के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जब बनाना चाहिए तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और लोग भी ऐसे कि सस्ता मोबाइल फोन तभी यहाँ पे आके लेते जब उन्हें लिटरली यहाँ पे जरूरत होती है, बिल्कुल ही एंट्री लेवल या सस्ते फोन की। क्योंकि आज के समय में लोगों की प्रायोरिटी भी अब इस तरीके से बदल गई है कि अगर कोई फोन खरीदने भी जाता है ना तो 10,000 का बजट तो लेके चलता है और 15 से 20,000 तक स्पेंड कर देता है। अब इसके पीछे के रीजन आपकी EMI, नो कॉस्ट EMI, आपकी जो फाइनेंशियल स्कीम है, ये सबको मैं कह सकता हूँ। इन सबके कारण जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है मोबाइल फोन का वो हाई हो गया है, और यही एक इम्पैक्ट पड़ा बजट फोन पे। वो पहले भी बेकार थे और आज भी बेकार है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता सकता हूँ कि ज्यादातर बजट फोन के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में कोई टेक्नोलॉजी सस्ते होकर आ जाए। क्योंकि अक्सर हमें ये लगता था ना पहले कि यार एक फ्लैगशिप प्रोसेसर आ रहा है, आने वाले समय में इसकी कीमत गिर जाएगी, आपको अच्छे रेट में देखने को मिलेगा। यार वो जमाना जा चुका है, अब ऐसी चीजें नहीं होती। 15 से 20,000 रुपए के फोन में जो प्रोसेसर आ रहा है वो 2-2.5 साल के बाद 10,000 रुपए के नीचे आ जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। और तभी होता है जब एक कंपनी ने बहुत प्रोसेसर बना रखे हैं। लेकिन मेजोरिटी टाइम पे पता क्या होता है कि यहाँ पे जो सस्ते प्रोसेसर होते हैं वही देखने को मिलते हैं, महंगे प्रोसेसर कभी सस्ते रेट में नहीं आ सकते। और देखा जाए तो कुछ कंपनी बीच बीच में अपने ऑफर्स लेके आते रहती है। कोई कंपनी फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप करती है, कोई अमेजन से करती है, कोई जियो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करता है, तो अपने फोन को थोड़ा सब्सिडाइज करके 8,000, 7,000 तक लाने की कोशिश ये लोग करते हैं। लेकिन फिर भी वो उसका एक इफेक्टिव प्राइस यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली में बात करें तो फोन की कीमत होती है थोड़ी सी ज्यादा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 7-8 हजार रुपए में कोई कंपनी अगर 10 साल पहले कोई फोन बना सकती थी, अगर वैसा फोन अगर आज बनाने जाएगी तो उसको 10-15 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो यार यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या कंपनी R&D करके किसी भी तरीके से कीमत को कम नहीं कर सकती? वेल बात करें तो R&D करने में भी खर्चा होता है, और अगर कीमत कम करने में अगर R&D यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे ना तो इनडायरेक्टली फोन की कीमत यहाँ पे राइज हो जाएगी। और अगली प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर जो बजट फोन होते हैं ना उनको लेने वाले लोग बहुत ही कम बचे हैं। यहाँ पे जो मेजोरिटी जो ऑडियंस है जब महंगे फोन के पीछे भाग रही तो बजट के पीछे ज्यादा एफर्ट डालने का मकसद बनता ही नहीं है, और इसीलिए काफी सारी कंपनीज ने बजट फोन के ऊपर प्रायोरिटी देना ही छोड़ दिया। एक अंदर की बात बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ज्यादातर जो बजट फोन होते हैं ना कंपनियों ने खुद नहीं बनाती, कंपनियां ODM पार्टनर को पकड़ती है। कोई चाइना का ODM होगा, कोई वियतनाम का होगा, कोई कहीं और का होगा। वहां के जो ODM पार्टनर होते हैं ना वो कंपनी को सस्ते रेट में मोबाइल फोन बना के दे देते, उनके पास पहले से स्पेसिफिकेशन, डिजाइन सब रेडी रहता है, R&D का भी खर्चा बच गया और सस्ते में मोबाइल फोन चिपका दिया। और यही हो रहा है इंडियन मार्केट में भी। काफी सारे बजट में ज्यादा फोन है वो एग्जैक्टली वो ODM वाले भी है। इवन कई बड़ी बड़ी कंपनीज यही काम करती है यहाँ पे। अगली चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ, काफी सारी कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि 10,000 के नीचे के फोन आपको बनाने ही नहीं है और उसके ऊपर कूदना ही नहीं है। हमें वो फोन बनाने जहाँ पे हाई प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सके, वो गेम खेलने
मिलना ही नहीं है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोन बेचे जा सके। इसीलिए काफी सारी ऑफलाइन सेंटर कंपनी, जैसे बात करें वीवो की, ओप्पो की, इन्होंने 10,000 रुपए के नीचे का मार्केट एक तरह से खत्म ही कर दिया। सैमसंग भी देखा तो 10,000 के नीचे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। थोड़े बहुत फोन जिंदा है, लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी फोन जो सैमसंग यहाँ पे बेचता है वो 10,000 के ऊपर वाले सेगमेंट में बेचता है। लेकिन फिर भी गिन चुन के कुछ ही चुनिंदा कंपनीज जो आज भी सेगमेंट में काम करती है। खास तौर पे बात करें लावा जैसी कंपनी, वो यहाँ पे बजट सेगमेंट के अंदर काम करती है। इसके साथ ही बात करें इन्फिनिक्स के, टेक्नो के कंपनी के फोन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही बात करें Xiaomi है, पोको है, यहाँ तक कि Realme जैसी कंपनी भी देखने को मिलती है। लेकिन आप एक बात समझ के रखिए कि यहाँ पे कंपनीज, कॉम्पिटिशन चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ज्यादा वैरायटी, ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। घुमा फिरा के वही चीजें आपको अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड के रूप में देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात की एक्सपेक्टेशन आप नहीं समझ सकते कि यहाँ पे आपको बजट के अंदर सब कुछ ही अच्छा देखने को मिल जाए। जबकि एग्जैक्टली में क्या हो सकता है मैं बताऊं, 7-8 हजार रुपए में तो इनोवेशन नहीं आ सकता, लेकिन 10,000 और उसके पार इनोवेशन धीरे धीरे आ सकता है। जैसा हम आज के समय में देख रहे हैं, 10,000 रुपए तक 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कैमरास भी काफी हद तक बेटर हो गए हैं और काफी ढंग के चिपसेट्स भी यहाँ पर आने लगे हैं। और कुल मिला के बात की जाए, जो अल्ट्रा बजट कैटेगरी थी वो वहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन जो बजट फोन्स की जो नई डेफिनेशन हो रही है ना, वो आज के समय में 10,000 ही यहाँ पे सेट हो चुकी है। वेल, बात करें तो यही कहानी चल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन देखने वाली बात है कि 10,000 रुपए आज के समय में बजट है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि आने वाले समय में यही 10,000, 15,000 रुपए का बजट बन जाए, या फिर आने वाले समय 20,000 रुपए बन जाए। लेकिन जो भी चीजें चल रही है वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। कोई अगर अच्छा फोन आएगा तो उसे हम जरूर कवर करेंगे। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगों ने आखिरी बार बजट फोन कब यूज किया था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था, नीचे कमेंट में जरूर। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी आपका टेक एंथुसियास्ट दोस्त है ना, उसके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।